हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9th के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी है। 9th क्लास में ये सब की ज़रूरत है। 9th क्लास में जब पहली बार बच्चा आता है तो फिजिक्स के नाम से बड़ा डरता है। महसूस होता है उसे कि ये बहुत ही अलग चीज़ है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर जब 6 to 8 पढ़ाया जा रहा था तो साइंस की कंबाइंड बुक थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सबके इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स थे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब वो क्लास 9th में आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर फिजिक्स अलग मिलता है, केमिस्ट्री अलग मिलता है और बायोलॉजी अलग मिलता है। अब गेम शुरू होता है। बच्चे की लाइफ में पहली बार सेपरेटली इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 9th क्लास में। अब उसको एकदम से प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि क्लास 8 तक न्यूमेरिकल्स का कोई पोर्शन ज़्यादातर बुक में नहीं है। एक दो बुक की बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स की बुक में किसी में भी 8 क्लास तक फिजिक्स का ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अवेयर नहीं हो पाते न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चे के लाइफ में। अब वो कहता है कि मैं तो 90% अचीवर था, मुझे फिजिक्स समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो कंप्लेन लेके जाता है प्रिंसिपल ऑफिस कि सर का तो पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये सर की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको भी गलत नहीं बता रहा इसमें। ये प्रॉब्लम ये है कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं था न्यूमेरिकल पोर्शन। एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में ही प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। ईश्वर या अल्लाह ने सबके लिए जब कोई प्रॉब्लम पैदा की है तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले जिन चीज़ों से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जिनमें वो बेसिक्स इस्तेमाल होगा, उसको आप कर लें। अब वो बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गया है तो उस पर आप ट्राई करें। ट्राई करें कि सैम्पल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। सैम्पल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें कि मैंने जो बेसिक सीखा है क्या मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में अप्लाई कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे को क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। वो कहता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, मुझे नहीं पता, मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराऊं, कौन सी इक्वेशन इसमें अप्लाई करूं, मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन से जज नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। 15 years टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही महसूस किया कि क्लास 9th और 11th में सेम कंडीशन आ जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस नए तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने जैसा बताया कि तो उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ओके, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरी क्लास में उन बेसिक्स प्रॉब्लम पे डिस्कस होगा जो आपको फिजिक्स को इजी कर दे। मैं नहीं जानता कि कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, कौन टीचर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अपनी मेरी पर्सनल राय ये है कि बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में बेसिक्स की, किसी में लैक ऑफ कंसंट्रेशन की। कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते अपने काम को लेके। तो टीचर तो बहुत मेहनत करते हैं क्लासेस में। आई होप सो कि टीचर जितनी मेहनत करते हैं कि शायद इतने पेरेंट्स भी करते हों बच्चों के पीछे। ओके, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। इसमें बच्चों पहले आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं पहले सिस्टम ऑफ यूनिट को समझाऊं, इसका रोल क्या है आपकी लाइफ में, आपके फिजिक्स की लाइफ में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर क्वालिटी को मैनेज किया जाता है सिस्टम्स के जरिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वो सिस्टम 4 तरह के होते हैं जिन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ओके बच्चों, तो पहला होता है इसमें एम के एस। एम के एस
तीसरा दूसरा होता है इसमें CGS, चौथा होता है इसमें FPS, पांचवा होता है इसमें SI। अब मैं बात करूं कि ये MKS क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपली इनकी फुल फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इनकी फुल फॉर्म ये होती है मीटर। क्या? मीटर। M4 मीटर, M4 मीटर, M4 मीटर होती है बच्चों। MKS की फुल फॉर्म होती है बच्चों मीटर, किलोग्राम, सेकंड। बच्चों मीटर, M4 मीटर, K4 किलोग्राम और S4 सेकंड, आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म थी और कुछ नहीं थी। अच्छा, मीटर किसकी यूनिट होती है? यहाँ पर लेंथ की यूनिट होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों? लेंथ की होती है। और यहाँ पर ये किलोग्राम किसकी यूनिट? मास की यूनिट होती है। और बच्चों ये टाइम की यूनिट होती है। यूनिट किसे कहते हैं बच्चों? थोड़ा सा अंदाजा दे दूं मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यूनिट उसको कहते हैं जिसमें हम कोई चीज नापते हैं, कोई चीज मेजर करते हैं। आपने दूध खरीदना है तो आपने बोला कि 2 लीटर दूध दे दीजिए। आपको बनाना परचेस करना था, आपने बोला 1 डजन बनाना दे दीजिए, डजन। ओके, तो आपने बोला कुछ और भी खरीदने के लिए, भाई मुझे जो है ना 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 मीटर है और ये जो 5 केजी है और ये पाँच पाँच कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये मेजरिंग का तरीका है। क्या काय का तरीका है? मेजर करने का तरीका है बच्चों। इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड और यहाँ पे CGS जो दे रखा है आपको, CGS की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होती है? ग्राम होती है बच्चों। और ये होता है दोबारा से सेकंड। देखिए, अभी टाइम की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है। मास किसे कहते हैं बच्चों? आपको ये तो पता लग गया, लेंथ लेंथ लंबाई को बोलते हैं। मास किसे बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसका मान्य होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान शायद आपको समझ में आए क्योंकि आप CBSE स्टूडेंट हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को द्रव्यमान बोलते हैं। A thing that can occupy space and has a volume that is called mass। कुछ भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है उसको हम, उसको जगह घेरती है और अपना वॉल्यूम होता है, उसको हम मास बोलते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि हमें एक बुक रखनी है तो हम आसानी से रख सकते हैं एक बैग में। अगर हमें वहीं पर 50 किताबें रखनी पड़ जाए एक बैग में, तो बैग का वॉल्यूम कम पड़ जाएगा आपकी किताबों के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि हर किताब का बच्चों अपना एक वॉल्यूम होता है। वही वॉल्यूम डिसाइड करता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल कि मैंने इस मार्क्स को समझाया है। यहाँ पर टाइम को समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों। टाइम तो सिंपली आप जानते हैं, टाइम सेकंड में मेजर होता है या मिनट में मेजर होता है या बच्चों आर में या डे में, मंथ में, वीक में, ईयर में। तो ये टाइम का मेजरमेंट है बच्चों। ये सब चीजें आती रहेंगी और आपको समझ में आती रहेंगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। देन नेक्स्ट क्लास में मैं इसके टॉपिक्स को स्टडी करूंगा। कुछ टॉपिक आज भी स्टडी होने हैं, कल टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल होंगे। आई आर रियली हैप्पी टू टॉकिंग यू कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ बच्चों कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं जब चीज़ों को पढ़ाता हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी नॉलेज एटलीस्ट उन लोगों तक जा रही है जो इनके असल में हकदार हैं बच्चों। तो मैं इस चीज़ को समझाने में कोई भी कमी नहीं करने वाला। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता रहेगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। ओके, कुछ मैं आपको हंसाऊंगा, कुछ आप मुझे हंसाइए। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि बच्चों मीटर और यहाँ सेंटीमीटर में कितना फर्क है। मीटर और सेंटीमीटर में सिर्फ बच्चों इतना फर्क है कि मीटर
थोड़े बड़े स्केल के लिए यूज होती है, बड़े मेजरमेंट के लिए, और सेंटीमीटर थोड़े छोटे मेजरमेंट के लिए यूज होती है। कैसे? अगर मैं मेजर करूं इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर आप कह देंगे, 1.5 मीटर कह देंगे। मगर मैं जब बोलूंगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इस मार्कर की लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो उस वक्त आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपने सेंटीमीटर दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि बड़ी चीजों के लिए मीटर और छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर यूज होना है बच्चों। ओके, किलोग्राम। अगर आप मैंगो खरीदे, आप मैंगो खरीदे कि मुझे 1 किलो मैंगो दे दीजिए, दैट्स वेरी इजी, कहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि मुझे 1 किलो सोना खरीद दीजिए, मुझे 1 किलो सोना परचेस करना है? क्या कह सकते हैं? हाँ, तो अब समझ में आती है इसकी रियलिस्टिक इमेज। इसकी जो रियलिस्टिक इमेज है कि किलोग्राम ऐसी चीजों को जिसको बल्क में खरीदा जाता है, बल्क इन द सेंस 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। ओके, जब आप किलो से ऊपर जाते हैं तो फिर वहां पे किलो के बाद काउंटल आ जाता है। ओके, टन आ जाता है, मेट्रिक टन आ जाता है, तो वो एक अलग चीज है बच्चों। छोटी चीजों के लिए ग्राम, सोना ग्राम में खरीदा जाता है बच्चों। तोला, 1 तोला 10 ग्राम का होता है। तो आपको गोल्ड जो परचेस करना है वो काय में करना है? ग्राम में। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर टाइम सेम रहेगा बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, पाउंड, सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड बच्चों। बच्चों आपको लग रहा होगा कि फुट तो हमारा जाना पहचाना वर्ड है। यस ऑफ कोर्स, वो भी क्यों नहीं, हमारे पास दो दो पैर हैं। यस और नो, हमारे पास कितने पैर हैं? दो दो पैर हैं। अगर एक पैर होता तो हम उसको क्या बोलते बच्चों? एक पैर होता हम उसको फुट बोलते। हमारे पास दो है बच्चों तो उसे फीट बोलते हैं। अच्छा, पैर का एग्जाम्पल लेना जो मुझे पड़ा वो इसलिए लेना पड़ा कि फुट एक होता है, जनरली समझ में नहीं आता, मगर जब फीट की बात होती है तो फीट समझ में आता है। फीट, आपने सुना होगा कि हमारा घर 200 स्क्वायर फीट में है। कितने स्क्वायर फीट में है? 200 स्क्वायर फीट में। 200 स्क्वायर फुट नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर फुट जो है ना प्लूरल में हो गया, 200 फुट, 200 फीट बोला जाएगा। वो कि जैसे टूथ होता है ना, उसका प्लूरल टीथ होता है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों? मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम, वर्ड की प्रॉब्लम भी आपको आती ही है। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके टर्म्स क्या हैं, उसमें यूज होने वाले टिपिकल वर्ड्स क्या हैं जो लॉजिक को सेट करेंगे हमारे, वो आपको आने चाहिए। तो मैंने इसीलिए बताया कि फुट जो है ना लंबाई की यूनिट है। किसकी यूनिट है बच्चों? लेंथ की यूनिट है। और यहाँ पर पाउंड पता क्या है? पाउंड भी बच्चों, पाउंड भी आपकी मास की यूनिट होती है। क्या की यूनिट होती है बच्चों? पाउंड मास की यूनिट होती है। बच्चों, कैमरा चेक करने के लिए जाना पड़ा कि हम ही बोले जा रहे हैं कि मेरे कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, टाइम वेस्ट पे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक मोरल बताऊंगा। आप जिंदगी में टाइम की अहमियत समझना शुरू कर देंगे। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। लेट्स कम टू द पॉइंट बच्चों। FPS, फुट पाउंड सेकेंड। बच्चों, फुट पाउंड सेकेंड जो है हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये लेंथ, मास और टाइम की यूनिट है। बस समझना इस बात का है बच्चों, ये है कैसे सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो स्क्वायर फीट हमने आपको समझा दिया। पाउंड की बात करते हैं बच्चों। सब अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा नो? Everyone celebrating the birthday in the class, everyone 10 times or 4 times, ऐसा हो ना? कोई ना कोई टॉफी लेकर आ जाता है। बच्चों, क्लासों में ये आम है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक साथ वाला बच्चा एक अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन करके, एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर आता है जो यूनिफॉर्म नहीं होती। फिर आप समझ जाते ओहो, आज तो पार्टी है, आज तो सर को टॉफी मिलेगी। अच्छा, बच्चों को टॉफी नहीं मिलती ज्यादातर केस में, कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, कुछ फेवरेट होते हैं अपने रिलेशन में, उनको दे भी देते हैं। मगर टीचर ऑलवेज हैप्पी कि उन्हें हर हाल में कोई ना कोई टॉफी दे के जाता है। और हम तो टॉफी खा भी नहीं पाते, पॉकेट में रखी रहती है। तो हमारे बच्चे घर पे आकर के वो
टॉफी के लिए पॉकेट चेक करते हैं। पापा कौन सी शर्ट पहन रखी थी? अच्छा, काय के लिए? पापा टॉफी चाहिए थी। ओहो, बच्चों को पता है कि टॉफी पापा की पॉकेट में रहती है। चलिए बच्चों, तो बर्थडे, मैं बात बात कर रहा था बर्थडे की बच्चों। तो बर्थडे केक परचेस करते हैं आप बच्चों। जब आप बर्थडे केक परचेस करते हैं तो वो काय में, किस चीज में मेजर होता है? पाउंड में। आपको 1.5 पाउंड का चाहिए, या आपको हाफ पाउंड का चाहिए, या 2 पाउंड का चाहिए? बर्थडे केक काय में होता है मेजर बच्चों? पाउंड में। इससे कि आपको सब कुछ पता है, पाउंड में मेजर होता है। एक होता है शॉर्ट पुट बच्चों। शॉर्टपुट एक लोहे का इतना बड़ा स्पेयर होता है, गोला होता है, उसको ऐसे लेकर के फेंका जाता है। उसमें स्टैमिना चेक किया जाता है बच्चे। अब मेरे अंदर तो काफी स्टैमिना था उस टाइम। अब तो एज, अब नहीं बचा स्टैमिना। अब तो पढ़ाने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस रहती है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना होता है। 12th के बच्चे तो हमसे ज्यादा शॉर्ट पुट को फेंक देते हैं। तो शॉर्ट पुट का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? शॉर्ट पुट का बच्चों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि शॉर्ट पुट जो है ना पाउंड में होता है। ठीक है, शॉर्ट पुट में क्या होता है? वो पाउंड में होता है। इसलिए मैंने बताया कि मास पाउंड का, उसका स्फीयर का जो मास होता है वो क्या होता है? पाउंड में मेजर किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बच्चों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये अलग ही कहानी है यार। ये कहानी अलग है क्या, असल में बताऊं? अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब, हमारे पापा कहते थे, हमारे पापा जी कहते थे कि हमारे खेतों में 10 मन गेहूं हुए हैं। 10 मन गेहूं, 2 धड़ी चावल, 2 धड़ी चावल हुए हैं। मैं कहा धड़ी क्या है यार, ये मन क्या है? कुंटल, कभी आपने किताबों में पढ़ा है कुंटल? काउंटल पढ़ा है आपने कभी? कभी धड़ी पढ़ी है आपने किताबों में? कभी आपने मन पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो ये यूनिट्स हैं जो रीजनल क्षेत्र में, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को असल में धड़ी या मन या काउंटल कुछ एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा है। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब प्रॉब्लम है कि जो हमें पढ़ाना है बच्चों को वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाना है, ऑल इंडिया लेवल पर पढ़ाना है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में ही इतने सारे यूनिट हैं, किलो है, धड़ी है, मन है ना, काउंटल है, जो किताबों में नहीं मिलते हमें, तो फिर दूसरे देशों में जाके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चाइना में तो च्यू चाऊ करके हजारों यूनिट होंगे यार। यस और नो? हजारों यूनिट होंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, इसका महत्व क्या है, इसको फायदा क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट का। बच्चों हम यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं बच्चों? विदेश जॉब करने के लिए, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट। तो हमें वहाँ की कैसे किताबें समझ में आ जाती है बच्चों? वहाँ की किताबें हमें कैसे समझ में आ जाती हैं? बिकॉज क्योंकि जो किताब यहाँ पढ़ाई जा रही है इंडिया में, जो बुक्स जो बुक्स इंडिया में पढ़ाई जा रही है, वो बुक्स हर जगह पढ़ाई जा रही है। लाइक यूएस, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, जर्मनी, ये ऑल एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड पढ़ाई जा रही है बच्चों। तो अब हमें आसानी होती है कि इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को पढ़ने के बाद ये हम कहते हैं कि सभी किताबें आपकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में होंगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपके इंडिया में फोर्स को लिखा जाता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लिखा जाता है बच्चों। कितना लिखा जाता है? 50 न्यूटन लिखा जाता है। तो आप जब यूएस में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो आपको 50 न्यूटन ही मिलेगा लिखा हुआ फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 50 न्यूटन ही मिलेगी। यहाँ भी आपको 50 न्यूटन ही मिलेगी, और यहाँ भी आपको 50 न्यूटन ही मिलने वाली है। बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
बच्चों ये रोल है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का। ये जो ये जो फोर्स की यूनिट मैंने न्यूटन लिखी है ना बच्चों, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो होती है किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होती है बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन है, वर्क की यूनिट जूल है बच्चों, और आपके एक्सलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों। बहुत सारे फिजिक्स में आप यूनिट पढ़ेंगे, वो सब इसी से बनते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो नाम से स्टार्ट होते हैं जैसे जूल, वॉट, वोल्ट, एम्पियर, ओम, ये सब क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट्स हैं। और जो यूनिट्स आपके एम के एस से शुरू होते हैं, अभी आने वाले हैं बहुत बड़ा, अभी मैं कह रहा हूँ अभी और बचा है सेशन, उसके अंदर जो है ना हम सारे यूनिट्स को स्टडी करेंगे। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन तो नहीं कर पाएंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हैंड टू हैंड नोट डाउन करें बच्चों। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है, जो आप लिखें वो अपने नोट्स में लिखते हैं मगर वो पहुंचता आपके दिमाग में है। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं कहता हूँ आप लिख तो लेंगे मगर वो आपको बचेगा नहीं, कुछ हद तक बचेगा। इसीलिए हो सकता है कि आप इसको स्क्रीन रोक के, ठीक है, लिख लें, साथ साथ लिख लें, या फिर आप राइटिंग की परवाह ना करें। देखिए क्लास में राइटिंग की परवाह नहीं की जाती, क्लास से पहले जो टाइम होता है ना उसमें राइटिंग की फिर चिंता करनी पड़ती है, गंदी नहीं हो रही है। ओके, तो स्पॉइल राइटिंग बैड तो होती ही है मगर हमें ये भी तो देखना है कि क्लास में हम लॉजिक तक पहुंचे, हम इतने सीरियस रहें कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसके लॉजिक हमें समझ में आ जाए। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटीज की। व्हाट इज क्वांटिटी? बच्चों क्वांटिटीज जो होती है ना वो आपकी दो तरीके से डिवाइड होती है। एक होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और एक होती है आपके पास बच्चों वेक्टर। ये बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, बस समझना इस बात का है कि ये होती क्या है। अच्छा, ये समझने के लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, मगर इसका इस्तेमाल जो है ना इतना बड़ा ड्रास्टिकली होता है फिजिक्स में। वेक्टर का लॉजिक ड्रास्टिकली होता है। मैं मानता हूं कि अगर कोई पूरी शिद्दत से फिजिक्स में आता है ना टॉपिक, वो वेक्टर है। अगर कोई बड़ी शिद्दत से कोई टॉपिक फिजिक्स के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना अपना अस्तित्व दिखाना चाहता है, तो वो वेक्टर है। तो बच्चों बच्चों स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। एक होता है बच्चों डायरेक्शन, एक होता है डायरेक्शन। कहाँ लिखे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्शन। एक क्वांटिटी में दो चीजों से डिसाइड होता है कि हम इसे स्केलर कहें या इसे वेक्टर कहें। तो मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों और डायरेक्शन, मैं आपको पहले समझाता हूं मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें और भी लिखेंगे हम, दैट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट। डायरेक्शन में बच्चों आता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और कोई एंगल भी डायरेक्शन बताता है बच्चों, एंगल भी डायरेक्शन बताता है। तो बच्चों ये कहते हैं कि ये जो आपने लिखा है सर ये है क्या? तो मैग्नीट्यूड पहले समझ लीजिए। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती, ओनली डायरेक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की जरूरत होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन रिक्वायर्ड for its measurement magnitude only direction not for magnitude। ओके, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको दोबारा से बोलना पड़ेगा। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती बट डायरेक्शन की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अंडरस्टैंड?
ओके, इतनी बात समझ में आ जाती है। मगर ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। बच्चों समझ में आ गई बात? ये पहले मैग्नीट्यूड समझ लीजिए। मैग्नीट्यूड से वर्ड मैग्नीट्यूड को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ आपको। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। बच्चों हमने 5 टाइम 5 लिखा है, कोई नहीं बता सकता इसमें डिफरेंस कि ये एक दूसरे से अलग क्यों है, जब तक इसके अंदर मैग्नीट्यूड डिफाइन ना हो जाए कि ये किस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बच्चों इस 5 को देखिए, देखने में सब कुछ सेम लग रहे हैं, मगर इसको हम अलग कैसे करें। देखिए अगर मैं इसके साइड में 5 मीटर लगा दूं तो ये लेंथ बन जाती है बच्चों। क्या बन जाती है? ये लेंथ बन जाती है। अगर इस 5 के पीछे मैं डिग्री लगा दूं बच्चों तो ये एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एंगल। तो ये एंगल का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला एनी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर मेजरमेंट, तो क्या है ये वाली 5 जो वैल्यू है वो किसके मेजरमेंट में यूज हो रही है बच्चों? हाँ, एंगल के। यहाँ पर 5 में अगर न्यूटन लिख दो बच्चों, न्यूटन, तो कोई बुरी बात नहीं है ना। तो ये क्या बन गया? फोर्स बन गया बच्चों। क्या बन गया? फोर्स। ये क्या बना? फोर्स बन गया बच्चों। फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स, तो इसमें डिफाइन हो रहा है कि फोर्स को हमने मेजर किया तो 5 न्यूटन था। अब ओके, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लगा दूं बच्चों तो ये क्या बन जाता है? ये टेम्परेचर बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है बच्चों? ये टेम्परेचर बन जाता है। तो देखिए अगर मैं इसके पीछे मीटर पर सेकंड लगा दूं 5 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बन जाता है बच्चों? स्पीड बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पीड बन जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिजिट दे रखे हों तो हम उसको अंडरलाइन कर दें, तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा सॉल्व करने के लिए, अगर हम पहचान पाते हैं तो। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 5 एक ही था, मगर जैसे हमने इसके यूनिट्स लिखे वैसे ही इसके नाम बदल गए। तो बिना यूनिट के आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों फिजिक्स में। आई एम सॉरी टू से, मुझे कड़वी बात बोलने नहीं चाहिए, मगर देखिए दवाई कड़वी होती है अब फायदा बहुत पहुंचाती है ना। तो मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी जो आपको फायदा पहुंचा सके। तो मैंने बोला बच्चों कि ये बहुत जरूरी है। आप समझ गए बच्चों? तो स्केलर क्वांटिटी, लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या था हमारा? टॉपिक क्या था? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अभी तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड समझाया है। अभी क्या समझाया मैंने? मैग्नीट्यूड समझाया बच्चों। क्लास में जब जब स्कूल क्लास में टीचर पढ़ाता है ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। सारे एग्जाम्पल्स हर तरीके से, जहां बच्चा फेस इंप्रेशन चेंज करे तो वैसे ही टीचर को पता लग जाना चाहिए कि वो कहाँ प्रॉब्लम में है, उसे वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज पढ़ाने के लिए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, a quantity required magnitude and direction for its representation is called vector quantity, and the quantity which only use direction not for magnitude is called scalar। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता अगर मैं ये पहले बोल देता। अब इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। व्हाट इज एग्जाम्पल? डेली लाइफ एग्जाम्पल है बच्चों, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर आपका घर कहाँ पर है? आपका घर कहाँ पर है? मैंने बोला कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर दूर कैसी क्वांटिटी है? माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे
away from here. My house is 10 किलोमीटर away from here. यहाँ पर आप बताएंगे ये क्वांटिटी कैसी है बच्चों, आप बताएंगे ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। बच्चों ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। ये क्वांटिटी इस वक्त स्केलर है। कैसी है ये स्टेटमेंट किसे बता रहा है। यहाँ पर 10 किलोमीटर तो बोला, मैग्नीट्यूड तो दिया इसने, यहाँ पे क्या दिया इसने, मैग्नीट्यूड तो दिया, पर डायरेक्शन नहीं दी। बच्चों यहाँ पर क्या है, आपका मैग्नीट्यूड तो है मगर बच्चों डायरेक्शन आपकी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी क्या होगी बच्चों आपकी, स्केलर। इसके सिमिलर अगर मैं एक और स्टेटमेंट इसी को बोलूं, माई हाउस is 10 kilometer away from here in north direction, तो बच्चों ये स्टेटमेंट वेक्टर है। ये स्टेटमेंट कैसा है, वेक्टर नेचर का है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड m भी है और यहाँ पर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ भी है, यस और नो, डायरेक्शन भी है और आपका मैग्नीट्यूड भी है। तो है ना इजी। चीज़ों को डेली लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में नहीं देख पा रहे तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए कुछ बताया। मेरे जो क्लास नोट्स रहेंगे जो मोस्टली हम स्कूलिंग पर्पस के लिए देते हैं बच्चों को, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन के लिए नहीं है। जब आप पे लॉजिक समझ में आ जाएगा, ओके, वो आपके कंपटीशन में भी इस्तेमाल होंगे। बट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर इन सब टॉपिक्स के नोट्स चाहिए आपको तो मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड कर लें। बच्चों हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपको मज़ा ही तो आ जाएगा जब आप उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। चैलेंज है मेरा, अगर आप उनको लिखते लिखते ना याद कर लो तो कहना कि हैदर अली सर झूठ बोलते हैं। बच्चों मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बच्चों से क्लास में रिव्यू लिए हैं। बच्चों मैंने स्टूडेंट से क्लासेस में बहुत सारे रिव्यूज लिए हैं, कहते हैं सर बहुत इजी लैंग्वेज है, बुकीज लैंग्वेज से बहुत अलग है जो हमें आसान लगती है। बच्चों ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम समझेंगे कि जो हमने पढ़ा अभी तक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो इसके अंदर बच्चों हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, आपका क्या ले रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस। क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी चीज लिखी जाती है यहाँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इनको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। असल में मैं अलग अलग भी पढ़ा दूँ तो उससे जो है ना सिमिलरिटी और डिफरेंस पता नहीं लग पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एज अ कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके बच्चों, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बच्चों एक्चुअल पाथ होती है। क्या होती है, एक्चुअल पाथ होती है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ जर्नी, एक्चुअल पाथ ऑफ जर्नी, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या हो, शॉर्टेस्ट, बट एक वर्ड याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू टू फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। बच्चों
इसको एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि सपोज कीजिए कोई बटरफ्लाई है, आपने बटरफ्लाई देखी है, जब वो किसी गार्डन में उड़ती है तो एक जगह से उड़ती है, फिर कई जगह घूमती है, फिर लौट के आती है, फिर घूमती है, फिर लौट के आती है, फिर वो किसी एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तो इसको ही इसी के एग्जाम्पल्स हम बताएंगे आपको। ये आपके पास कोई बटरफ्लाई उड़ी पॉइंट ए से और घूमती हुई जो ना ये यहीं पे आकर के बैठ गई बी पर। ठीक है बच्चों, तो बेटे एक्चुअल में दो तरीके हो सकते हैं इसको, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये बटरफ्लाई या तो यहाँ से यहाँ तक आ सकती थी, या फिर ये ऐसे जाती जो आपको एक्चुअली दिखाई दे रहा है, या तो ये ऐसे जा सकती थी। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों कि जो एक्चुअल पाथ है वो तो डिस्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन अभी ऐसे है, अब ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं होती तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आपके पास ए सी, इसे सी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, ए सी बी तक का रास्ता। ठीक है, तो आपकी जो ए सी बी हो गई, ए सी बी, ये हो गई आपके पास डिस्टेंस, क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। ठीक है, और अब बात करते हैं आप किसकी? यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी क्या बन जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट, नॉट ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बच्चों। क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो शर्त है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए है, फाइनल पॉइंट इसमें बी है, तो इसके बीच शॉर्टकट यही तो है। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जो एक्चुअल तो है मगर शॉर्टकट नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाया आपको। जैसा कि देखा बच्चों कि ये आपका शॉर्टकट भी है और इसमें एक डायरेक्शन भी है, तो ये दूसरे पॉइंट पर हम इसको समझा सकते हैं बच्चों कि ये जो क्वांटिटी होती है ना डिस्टेंस, ये स्केलर होती है। कैसी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर इसका अपोजिट ये होती है वेक्टर। ऐसा क्यों बच्चों? बताइए ऐसा क्यों? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उन्हें हम इस वेक्टर बोलते हैं, और जिन्हें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं हम स्केलर। ओके बच्चों, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी। कुछ सिमिलरिटी है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है कि नहीं होती है? मीटर होती है। तो बेटे ये सिमिलरिटी है, इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट पे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज होती है बच्चों। ठीक है, बट यहाँ पे ये बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है, मे बी। ठीक है, मे बी। अब कैसे एग्जाम्पल करें बच्चों? तो सेमी सर्कल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इसका डायमीटर डी इधर, प्लस अगर एक तरफ जा रहे हैं हम तो प्लस लेंगे, और उस तरफ आ रहे हैं तो हम माइनस डायमीटर लेंगे। देखिए दो चीज़ें तो यही मिल गई आपको, प्लस और माइनस तो मिल गया। जब आप इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो प्लस का डायमीटर और माइनस का डायमीटर सॉल्व करके जीरो आ जाएगा। तो देखिए तीनों चीज़ें पता लगी, प्लस भी होती है, माइनस भी होती है, जीरो भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लैरिफिकेशन है। तो अच्छो समझ में आ गई बात? आपने नोट डाउन कर लिया है, उसके बाद नोट करके लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो आपकी डिस्टेंस होती है बच्चों, वो हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट
इतनी सी बात याद रखेंगे, या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है, मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। अब ऐसा कैसे, दूसरे पॉइंट्स में हम आपको समझाएंगे। ये नोट 1 है डिस्टेंस के लिए, ये नोट 1 है डिस्टेंस के लिए। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बच्चों ये रिजल्ट कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। ये रिजल्ट IIT JEE में तो अभी दिखने को नहीं मिला, मगर हाँ नीट में मिला है, और AMU जामिया और जहाँ पर बच्चे NDA का एग्जाम देते हैं वहाँ पे पूछा जाता है। ये कंपटीशन का पॉइंट है बच्चों। नोट नंबर 2 में बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसी से दूसरा पॉइंट बना रहे हैं हम। अगर मैं इस बार डिस्टेंस को लेके चला जाऊं उस तरफ डिस्टेंस को लेके चला जाऊं, तो यहाँ पर क्या छूटेगा, 1 छूटेगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो ये आपका 1 से छोटा होता है। ओके, इसको एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ। अगर ये 5 मीटर ले लिया आपने, ये 5 मीटर ले लिया आपने, और ये आपने ये छोटी रहेगी, ये छोटी रहेगी, ठीक है। मैंने माना इसको 4, क्या ले लेता हूँ इसको, 4 ले लीजिए, 4, ठीक है, 4 मीटर। तो बच्चों देखिए डिवाइड करके हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 को 4 से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस कितनी है, 5 है। 4 से डिवाइड करोगे कितनी है बच्चों, इसको 2 केस बनाएंगे, चलिए ये अच्छा रहेगा, इसको 2 केस बनाते हैं। 5 को 4 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 1.4 1 जा 4, कितना आएगा, 4 2 जा बचा, 4 2 जा 8, बचा कितना 5, 4 5 जा 20, 1.25 आया। देखिए बच्चों ये हमेशा है ना ज़्यादा 1 से, ये 1 से ज़्यादा है ना, इसका रेशियो 1 से ज़्यादा है। अगर बच्चों मैं बराबर ही ले लूँ, इस केस में सपोज करो ये भी 5 ले लूँ, ये 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर ले लूँ, तो क्या बच्चों देखो 5/5 5/5 1 नहीं होता, हाँ होता है। तो देखिए ग्रेटर वाला केस ये है और इक्वल टू वाला केस ये है बच्चों, जो आप न्यूमेरिकली देख सकते हैं। देखिए मैं आपको क्यों डेप्थ पे जाके बता रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझ लिया आपने बच्चों। अब इसकी जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, इस बार इसी के भी 2 केस बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या ले लें, 4 है, डिस्टेंस कितनी है, 5 है। अब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आता है मीटर, ठीक है, जो कि 1 से छोटी है, है ना, जो कि 1 से छोटी है। ये 1 से बड़ा है, ये 1 के बराबर है ना, और यहाँ पर 1 से छोटी हो गई। अब मैं बात करूं कि अगर तुम इसको बराबर ही ले लेते, 5 और 5 ले लेते, तो बराबर आ जाता, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है ना, ये बराबर भी हो सकती है, ये वाला रेशो बराबर भी हो सकता है, और 1 से ये 1 से छोटा भी हो सकता है। तो 1 ये आ गया है, जो कि बराबर 1 के है ना। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट को इतनी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बाकी चीजें बाद में स्टडी कर लेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा टॉपिक शुरू करना है बच्चों। ये टॉपिक नेक्स्ट है आपका, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के बाद आगे आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से आपके देखिए वो चीजें शुरू हो जाती हैं जब आप 9th क्लास में डेफिनेशन याद करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आ जाती है। स्पीड की अगर डेफिनेशन लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ distance covered in any direction
ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है क्योंकि इसमें डिस्टेंस यूज हो रही है। इसमें क्या यूज हो रही है बच्चों? डिस्टेंस यूज हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, इसको लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द rate of डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और यहाँ पर आप अगर डिस्टेंस लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्ड यूज करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। स्पेसिफिक मतलब एक ही डायरेक्शन में। बच्चों वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। रेशियो या रेट, ये रेट पढ़ा जाएगा। रेट दैट इज टाइम से डिवाइड करना। रेट मतलब बच्चों कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। रेट है यहाँ पे जो मैंने रेट लिखा है बच्चों, उसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए बच्चों मैंने आपसे एक बात कही थी कि यूनिट कैसे बनाते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका गेम जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने नहीं समझा। डिस्टेंस को काय में मेजर करते थे? मीटर में, क्योंकि वो लेंथ थी। और टाइम को करते थे सेकंड में, काय में? सेकंड में, ऐसा नो। और इसको करते थे मीटर में, तो हम इसको सिंपली लिखते थे मीटर पर सेकंड। और इसको दूसरे अल्फाजों में लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, ये वाली पावर 1 ऊपर जब जाएगी तो माइनस की हो जाती है। तो एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल इस लॉजिक पे दे रखे हैं, इस पैटर्न पे दे रखे हैं। और यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो गई है। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? यहाँ पर क्या यूज करा आपने? डिस्टेंस यूज करा। क्या यूज करा? तो क्वांटिटी कैसी हो गई बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो भाई जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी स्पीड भी स्केलर ही होगी। यस और नो? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि अगर किसी मशीन में इनपुट आप स्केलर डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट भी क्या होगा? स्केलर ही होगा। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट एग्जैक्टली वही निकलती है जो आपने यहाँ पे निकाली है। भाई डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो है तो लंबाई रास्ते की लंबाई ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साइड ऑफ स्क्वायर है, लंबाई हो गई, लेंथ हो गई। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है, ये भी लेंथ हो गई है। यानी कि सब कुछ लेंथ है अगर उसके अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो बच्चों इसकी यूनिट मीटर और इसकी यूनिट सेकंड। पढ़ने का तरीका समझाएंगे। मीटर पर बोलते हैं अपॉन को, अपॉन मतलब डिवाइड। मीटर पर सेकेंड, ये इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। मीटर सेकेंड इनवर्स। बच्चों क्लियर है? तो ये सेशन लंबा हो रहा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट टॉपिक तो कवर ऐसे ही होगा। टॉपिक तो ऐसे ही कवर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद कीजिए जब मैंने पिछली क्लास में ये बोला था पिछली क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी मशीन में इनपुट आप वेक्टर डाल रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। एम आई राइट? वेरी गुड। ओके, तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया था, स्पीड एंड वेलोसिटी हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल्स की। आज का बच्चों का सेशन और कल आने वाला सेशन, उसमें न्यूमेरिकल प्लस डेफिनेशन स्टडी होगी। प्लीज क्लास को मिस ना करें, क्लास को ज्वाइन करे रहें और फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपकी स्टडी को इतनी स्मूथ बना दूंगा कि शायद आप सोच सकते हो। ओके, मैंने जो भी पढ़ा है अपनी लाइफ में, अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इस केस में कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस पहला ये है, केस नंबर 2 ये हो गया बच्चों।
पहला केस ये है, अगर हम ए से चल के सी तक जाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं आपके पास, एक तो ए बी सी से, ए से होकर बी तक जाएं, या हम डायरेक्ट ए से सी तक चले जाएं। तो बच्चों आप बताएंगे कि इस रास्ते में डिस्टेंस निकलेगी, इस रास्ते में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, अभी डायरेक्शन ये थी तो अब बदल गई है, यस और नो, डायरेक्शन क्या हो गई है, बदल गई है। तो डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास, डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी, यस और नो। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 3, बी सी की वैल्यू दे रखी है 4, ये हो जाता है बच्चों 7 मीटर, अंडरस्टैंड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होता है, तो इस ट्रायंगल का शॉर्टकट बच्चों क्या है, इस ट्रायंगल का शॉर्टकट इसका हाइपोटेनियस है। और जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनियस की वैल्यू ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, यस और नो, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका हाइपोटेनियस ही होगा। बोले बच्चों ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों बोलिए 4 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 9 प्लस 16 बच्चों दैट इज 25, ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू बोलो बच्चों 25, और 25 में कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो ये जो आपका आया ना डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया है। इस केस का आंसर आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसमें जो डिस्टेंस बदल रही है, जो डायरेक्शन बदलेगी वो डिस्टेंस होगी, और जो डायरेक्शन नहीं बदलेगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है, यस और नो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस। अब सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पर बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपके पास, सरकमफेरेंस के बराबर होती है, जो कि होती है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज पाई आर। ओके बच्चों, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों 22 अपॉन 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल बच्चों 22 मीटर हो गया। ओके ये डिस्टेंस हो गई। अब बोलो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास डायमीटर, क्या हो जाएगा डायामीटर, डाया डबल ऑफ रेडियस होता है बच्चों, रेडियस कितनी है 7, रेडियस कितनी है बच्चों 7, तो 2 इंटू 7 हाउ मच इट इज 14 मीटर। तो देखिए आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजी लगे, इजी इसीलिए लगे क्योंकि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक समझा, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक समझा। मैं इसीलिए अपनी क्लासेस में जाना चाहता हूं कि मैं टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ा करके बहुत हाई लेवल तक लेकर जाता हूं इसको मैं और ऊपर लेवल तक लेकर जाऊंगा। टिपिकल क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी क्लास में, जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जो शायद एक बार पढ़ने से एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, उसमें सोचना पड़ता है उसको, ओके, क्योंकि हमें असेसमेंट करना पड़ता है बच्चों का, भाई अच्छे बच्चों को अलग रखना होता है और बिलो एवरेज को नीचे फिर और अलग हमें कैटेगराइज करना पड़ता है, ताकि हम उनके तरीके से उनके लेवल पर जाके पढ़ा सके। तो बच्चों मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, आप एक चीज ना भूलें, आप सीबीएसई टीचर से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई टीचर ही आपको सीबीएसई में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। देखिए सीबीएसई में पढ़ाना अपने आप में एक तपस्या है, मैं बोल रहा हूँ तपस्या है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। क्लास में आप कोई भी टीचर जाकर के एवे नहीं पढ़ा सकता, वहां पे जीनियस स्टूडेंट बैठे हैं जो क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो पसीना छूट जाता है टीचर का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम आपको 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जिम्मेदार होंगे आपके, आप बस हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। आप देखेंगे कि आपका ये प्लेटफॉर्म हैदर अली द बैक बेंचर्स के नाम से कितने जल्दी स्कोप पर आने। ओके थैंक यू बच्चों, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लासेस में लेकर आने वाले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप इट अप। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको लिंक करूंगा वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको जनरली आपको समझा देता हूं। सपोज कीजिए
कोई पर्सन है, मैं पर्सन का नाम क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, अमित ले लेते हैं। सपोज कीजिए अमित है, अमित ए से चलना शुरू करता है, अमित ए से चलना शुरू करता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला है कि अमित अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है, अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है, जो 1.5 मीटर मुड़ चलता है, फिर मुड़ जाता है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मुड़ करके वो 2 मीटर चलता है बच्चों, फिर 2 मीटर चलने के बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, और ईस्ट की तरफ मुड़ने के बाद वो 4.5 मीटर ट्रैवल करता है। तो ये पूछा है इस केस में अमित की इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना बच्चों आपको इस क्वेश्चन में, और दूसरा बच्चों बताना आपको डिस्प्लेसमेंट इस केस में बच्चों। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस तो आप जनरली वही देखते हैं जैसे चलते हैं एक्चुअली वैसे ही आप ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ है 1.5 ऐसा हो प्लस 2 प्लस 4.5, इसको एडअप करेंगे तो बच्चों 8 मीटर आ जाता है। तो ये तो बहुत आसान है डिस्टेंस कैलकुलेट करना, बिकॉज एक्चुअल होती है। मगर शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यह है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, वो शॉर्टकट कहलाती है। क्या कहलाती है, शॉर्टकट कहलाती है। शॉर्टकट को ही तो क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास शॉर्टकट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास शॉर्टकट। इसको कैलकुलेट करना है ए डी को, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बच्चों, ए डी के। ए डी कैसे निकालेंगे बच्चों, ए डी देखिए इसके लिए कोई ज्योमेट्री सपोर्ट नहीं कर रही है आपको। जब आपकी फिगर की ज्योमेट्री सपोर्ट नहीं करती है आपको, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं फिगर को कंप्लीट। तो इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए और रेक्टेंगल बना लीजिए। यहाँ पर डी मान लेते हैं, डी तो हो गया था, ई मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लेते हैं। तो बच्चों रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ऐसा नो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आपने ट्राइंगल बनाया है ए डी ई, ठीक है, तो उसमें ये हाइपोटेनियस है ए डी। इन ट्रायंगल ए डी ई हाइपोटेनियस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पीजीटी लिख दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए डी स्क्वायर बोलो कितना, किसके हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना आपके पास 1.5 और 4.5 दैट इज 6 का स्क्वायर। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 36 हाउ मच 40। अब जब 40 ए डी लोगे, ए डी करोगे, ए डी स्क्वायर तो यहाँ पर है, ये रूट 40 हो जाएगा बच्चों। रूट 40 होने के बाद ये नियर बाई किसके है बच्चों, ये 36 और 7 7 जा 49, तो 49 से ज्यादा है मगर 36 6 के स्क्वायर के पास में, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7 अप्रोक्सीमेट 6.7। तो यहाँ पर आपने ये आपने बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है। आने वाली क्लासेस में हम आपको स्पीड और वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल कराएंगे। बने रहें ओके, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, आप जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, ओके। और 1 आवर की बात करें, 1 आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड के बराबर होता है, यस और नो। अगर आप इसको आपस में डिवाइड कर दें बच्चों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 2 3 जा और 2 5 जा 10 हो जाता है, 1 1 जब 1 हो जाता है बच्चों, यहाँ पर किलोमीटर अपॉन आर आ जाता है, जो कि किलोमीटर पर आर पढ़ा जाएगा। यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 6 3 जा बच्चों 18, 6 3 जा 18। यहाँ से बचेगा बच्चों मीटर पर सेकेंड, यहाँ से बच्चों बचेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो बेटे
हम आपको इतना समझाना चाहते हैं कि जब कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी तो उसको हम कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं इसे लिख रहा हूँ, असल में मैंने जो पैरामीटर फाइंड आउट किया है ना वो 1 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं लिख सकता हूँ 72 को 72 इंटू 1, क्योंकि 72 1 जो 72 ही होते हैं, सो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसका फायदा ये हुआ कि ये 1 किलोमीटर पर आवर एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये बराबर है बच्चों 5/18, पूरा बोलेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 4 जा तो 18 4 जा 72 और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20। हाउ मच, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो देखिए कितना आसानी से आपने 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसका सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है समझने में कि सर इसका फायदा क्या है। आपको दो स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर और एक दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको ये लग रहा है कि ये ज्यादा है, ये क्या है आपकी ज्यादा है, ऐसा नहीं है बच्चों। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना तो वो 20 होती है। तो जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ज्यादा दिखाई देती है वो मीटर पर सेकंड में कम होती है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप 1 आवर में 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे तो आप वन सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखिए ये अगर आप 1 किलोमीटर को अगर आप एक घंटे में 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितने मीटर ट्रेवल कर रहे हैं आप, 20 मिनट में। तो क्या हुआ, हमने चेक किया है कि 1 घंटे में अगर हम 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे तो हम 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेंगे, 20 मीटर। तो दोनों बराबर होगा, इसका मतलब ये है। ओके, ये समझाने के लिए था आपके लिए। ओके, मैं अपने टॉपिक को आगे लेके जाता हूं। अब हम इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं हम काय में, किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों इसके लिए इसको यहां से देखते हैं, ठीक है। जब मैं किसी चीज की वैल्यू निकालता हूं तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड की, किसकी, 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, जो मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में चला जाएगा उधर, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू कितनी है आपके पास, 18/5। उल्टा हो जाता है ये उल्टा हो जाता है बच्चों इसका पैरामीटर। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर मैं इसको लिखूं 20 इंटू 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर मैं 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू जानता हूं कितनी है, 18/5, 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, पूरा बोलेंगे बच्चों पूरा। देखिए ये कितनी बार कैंसिल, 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा 72 बच्चों क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। आ गई ना बच्चों वही वैल्यू। असल में मैंने उसी क्वेश्चन को क्यों कराया, क्योंकि मुझे जो है ना सेटिस्फाई कराना था आपको कि अगर आप 72 को मीटर पर सेकंड में लाते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड होती है, और आप 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाते हैं तो वो 72 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके बच्चों, तो कैसा रहा कन्वर्जन ऑफ स्पीड बच्चों। आने वाले क्लासेस में हम और बहुत सारे टॉपिकल लॉजिक लेकर आएंगे, फिर हम वर्कशीट कराएंगे, असाइनमेंट कराएंगे। देखिए जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं आपको पढ़ाएंगे बच्चों, वो सिर्फ पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, वो कभी आपको यूटी जैसे बोलते हैं पीरियोडिक असेसमेंट, सीबीएसई का बच्चा सबसे ज्यादा अगर परेशान है ना तो पीरियोडिक असेसमेंट और यूनिट टेस्ट से है। मैं कहूँ कि क्लास टेस्ट वीकली और मंथली आपके तुम्हारे हो गए यूटी, फिर हाफ ईयरली, पूरा साल बच्चे का
एग्जाम शेड्यूल में चला जाता है, तो उसकी अलग से तैयारी कैसे कर पाए, नहीं हो पाएगी बच्चों। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे मैं अपने बच्चों को पीरियोडिक असेसमेंट की तैयारी कराता हूँ, क्लास टेस्ट की तैयारी कराता हूँ, हाफ ईयरली की तैयारी कराता हूँ, प्री बोर्ड की तैयारी कराता हूँ, फिर बाद में बोर्ड एग्जाम के लिए मैं अपना सेशन लेकर आता हूँ। पहले मैं जूम क्लासेस में पढ़ाता था अपने बच्चों को, मगर मैं अब यूट्यूब चैनल पर हूँ तो लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं ये सब चीजें आपको सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगा, जिससे आपका स्कूलिंग बेहतर बनेगा। स्कूलिंग अगर आपका अच्छा होगा तो आप कंपटीशन सेक्शन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। भाई देखो, बुनियादें वही टिकती हैं जो मजबूती से बनाई जाती हैं, बुनियादें वही टिकती हैं जो मजबूती से बनाई जाती हैं। अदरवाइज बनाए तो घर भी जाते हैं जो पानी के बहाव से बह जाते हैं। देखा होगा आपने, बनाए तो मिट्टी के घर भी जाते हैं जो पानी के बहाव से बह जाते हैं। मुझे आपको बिल्डअप करना है, मुझे आपको वो देना है जो कोई नहीं दिया आपको, जो आपको कोई नहीं पढ़ाया। ओके, सो बच्चों प्लीज मेरे यूट्यूब को वीडियो को आप कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद जितनी बार आपको डाउट आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक आज का खत्म होता है। थैंक यू।